नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष पंत, जो ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हर्ष जी, सवाल ये है कि ईरान और पाकिस्तान सामने सामने हैं। अब क्या माना जाए, कौन ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि अगर कोई डेटा की बात करते हैं तो 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग किया था ग्लोबल फायर पावर ने। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान को एज है ईरान के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री पावर। देखिए, पिछले कुछ दशकों से और सालों से खासकर पाकिस्तान और ईरान दोनों ही की अपनी अपनी कमजोरियां रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के पास पश्चिमी देशों का बहुत सपोर्ट रहा है, अमेरिका का खास तौर पर। तो जो तकनीक, मिलिट्री तकनीक उसको अमेरिका से मिली है, वो उसको एक एज देती है इस कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरी तरफ ईरान ने इंडिजिनसली बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। तो जो मिसाइल्स की बात हम करते हैं, ड्रोन्स की हम बात करते हैं, तो उसमें ईरान को बढ़त है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो दोनों ही की अपनी अपनी ताकतें हैं। अब वो उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं बैटलफील्ड में, ये उनके ऊपर है। और मिलिट्री स्ट्रेंथ, अगर हम लोग नंबर्स और डेटा की बात करते हैं हर्ष जी, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ ईरान और पाकिस्तान का लगभग बराबर है। इस्लामाबाद में एक्टिव मिलिट्री जो पर्सनल है वो लगभग 6,54,000 है और ईरान के पास 6,10,000 है। लेकिन पाकिस्तान के पास मोर रिजर्व फोर्सेस है इन कंपैरिजन टू ईरान। उसी तरह से पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो ईरान के कंपैरिजन में काफी कम है और ईरान ने अपना ज्यादा एम्फोसिस बजट पर भी जरूर दिया है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हर तौर पे देखें तो आप कोई कंपैरिजन करके बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास ऐसी ताकत है जो अगर इनएविटेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रिडिक्शंस हो रहे हैं क्या शायद ईरान ही रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उस डायरेक्शन में अगर हम सोचें ना चाहकर भी, तो क्या दिखेगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये है कि एस्केलेशन, अगर आप दोनों ही की तरफ से ये सुने, जो उनकी स्टेटमेंट्स आए हैं, दोनों ही साइड्स ये भी कोशिश कर रही हैं कि एस्केलेट ना हो। जो पॉलिटिकल एस्केलेशन के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो आए कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो और हमने टारगेटेड अटैक्स किए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट में एक बार शुरू हो जाती है तो वो कहाँ तक जाती है, कहाँ नहीं जा सकता। और इस समय भी दोनों ही की हालत ऐसी है कि दोनों ही तरफ प्रेशर होगा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर होगा, ईरानियन रेजिम के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि वो कैसे इस बात को रिटेलिएट करते हैं। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि दोनों ही की जो, अगर आप सैन्य शक्ति की बात कर रही हैं, तो सैन्य शक्ति में दोनों ही के पास बहुत इफेक्टिव लैंड फोर्सेस रही हैं। ईरान की नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, उसका ऑब्वियस रीजन है। लेकिन ये जरूर है कि जो, अगर आप सबसे बड़ा जो वेपन है परमाणु, वो तो पाकिस्तान के पास है, तो कहीं पर वो बड़ा एस्केलेशन के तौर पर पाकिस्तान हमेशा उसको डिटर कर सकता है। हालांकि वो एक दूसरे इस्लामिक देश के साथ के ऊपर इस तरह का डिटेरेंस का पोस्चर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही देश, खासकर पाकिस्तान और ईरान, दोनों ही अपनी अपनी अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी झेलते रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि बैटल फील्ड पर किसकी सेनाएं ज्यादा इफेक्टिव होंगी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपने बजट का जिक्र किया। बजट जो है वो किस तरह से यूज हो रहा है, खासकर पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ा, पाकिस्तान की सेना ने ज्यादा डिमांड करी, और लेकिन उनको ये बताया गया कि उनके पास पैसा है नहीं देने के लिए। तो कहीं पर वो जो एज थी पाकिस्तान की, जो कि नंबर्स में भी नजर आती है, वो कहीं पर पिछले कुछ सालों में कम हुई है। और दूसरी तरफ ईरान का जो ग्लोबल आइसोलेशन रहा है, ईरान के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान दुनिया से कटा हुआ है। तो उसके बाबत ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वो इफेक्टिवली, अगर कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ईरान की जितनी भी सेना है वो ज्यादातर इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस ज्यादा है, उसका रेजिम कंसोलिडेशन पर ज्यादा फोकस है, बजाय इसके कि वो लड़े। तो जो लास्ट बड़ी लड़ाई हुई थी ईरान इराक के बीच में, उसके बाद से ईरान का जो कंसंट्रेशन रहा है फोर्सेस का, वो इंटरनली ओरिएंटेड रहा है। जबकि पाकिस्तान ने कई हद तक भारत के खिलाफ भी अपनी फोर्सेस को यूज किया है और अफगानिस्तान में भी यूज किया है। तो बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान काफी एक्टिव रहा है, तो उसके चलते पाकिस्तान की फोर्सेस एक्टिव ज्यादा मानी जानी चाहिए। लेकिन पंत जी, ये भी आपने सही कहा कि
पाकिस्तान को बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज का सपोर्ट मिलते रहा है, लेकिन लगभग कुछ सालों में जब से हमने इंडिया पाकिस्तान को डीहाइफनेट होते हुए देखा है, एक दूसरे से कंप्लीटली डिसोसिएट होते हुए देखा है, तो बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हैं, और जो मिलिट्री सपोर्ट पहले जो जैसा यूनाइटेड स्टेट्स देता था या यूके देता था, वो उसमें भी कमी दिख रही है। बिल्कुल, और इसका कारण जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से फाइटर जेट्स की बात जब होती है तो उसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स में कमी आई है, और उनको फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो बार बार कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो उनको मिल नहीं रही है पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका तैयार नहीं है उनको देने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग खेल ये है कि क्योंकि अमेरिका के ईरान के साथ बहुत खराब संबंध हैं, और एक तरह से वो ईरान को जिम्मेदार मानता है जो कुछ भी हो रहा है रेड सी में, तो उसके चलते क्या अमेरिका इस क्राइसिस, अगर ये क्राइसिस बढ़ा तो क्या अमेरिका फिर से पाकिस्तान को सबके सपोर्ट में आएगा, और क्या अमेरिका फिर पाकिस्तान को वो तकनीक देगा या सैन्य पावर देगा जो उसने रोक रखी है। और इस समय एक बड़ा कारण रोकने का है भारत के साथ जैसे अमेरिका के संबंध अच्छे हुए हैं, भारत ने इस बात को अमेरिका के समक्ष रखा कि आप जो पाकिस्तान को देते हैं वो हमारी तरफ यूज होता है। तो कहीं पर वो बात बैठ गई है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन ईरान से अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो अमेरिका क्या रोल होगा, और अमेरिका अगर सपोर्ट में पाकिस्तान के आता है तो बिल्कुल एक तरफा लड़ाई हो जाएगी। और हाँ जी, जो अगर उसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की चर्चा करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग एंड रोटर विंग एयरक्राफ्ट, इसकी संख्या पाकिस्तान के पास ज्यादा है। आपने ये भी सही कहा कि पाकिस्तान ने बीच बीच में टेस्ट किया है, ईरान ने नहीं किया है, लेकिन दोनों गैर जिम्मेदार हैं बहुत ज्यादा। दोनों ही ऐसे देश हैं जिनको डिसरप्टर्स के तौर पर देखा जाता है, और दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने जो एक रीजनल ऑर्डर होता है इसको चैलेंज करने की कोशिश करी है, और इसका नतीजा हमने देखा कि दोनों ही अपनी अपनी तरह से दुनिया से समय कटे हुए हैं। अगर आप देखें बड़े जब एक समय मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, तो इजराइल और जो खाड़ी के अरब देश थे उनके बीच में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ रहा था हमास और इजराइल के युद्ध से पहले। ईरान को दरकिनार करके आगे मामला बढ़ रहा था। उसी तरह पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत और साउथ एशिया आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं पर ये दोनों ही देश क्योंकि आइसोलेटेड हैं, दुनिया से कटे हुए हैं, तो वो एक और इंसेंटिव भी मिल जाता है कि ये इस तरह के एक्शंस करके वापस से ग्लोबल एजेंडा में आए, वापस से ग्लोबल फोकस में आए, और एक बार फिर इस बात की रिक्वायरमेंट हो कि देखिए हम डिस्ट्रप्टिव ही सही, लेकिन पावर हमारे पास है, अट्रैक्शन हमारा है, और इसीलिए हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका को पाकिस्तान कह सकता है सपोर्ट मिलना चाहिए अमेरिका से, और दूसरी तरफ ईरान ये कह सकता है कि अगर हमारे साथ और नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो हम डिस्टर्प्टर तो हैं ही, हम और ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। ट्रेडिंग हम डिस्टर्ब कर ही रहे हैं रेड सी में। हुतीज जो उनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, वो अपनी तरह से काम कर ही रहे हैं। तो कहीं पर एक डिस्ट्रप्टिव पावर तो ईरान के पास बहुत ज्यादा है, और मैं ये कहूंगा कि इस समय ईरान के पास डिस्ट्रप्टिव पावर पाकिस्तान से भी ज्यादा है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका सारा जिम्मेदार, उसकी बड़ी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर है। और पंत साहब, लास्ट आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, और दोनों में अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल, और खास करके पाकिस्तान में, क्योंकि अगले महीने चुनाव होने वाला है, किस डायरेक्शन में इलेक्शन जाएगा कुछ क्लैरिटी नहीं है। जहां तक ईरान की बात करें तो वहां कौन पावर में है यही नहीं क्लियर है, क्योंकि अगर टेरर ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि वो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है पॉलिटिक्स का, तो ये भी क्लियर नहीं है। तो जब ये दोनों देश इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, क्या ये इजराइल गाजा वॉर से भी ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है वो एक तरह से एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच की लड़ाई है।
उसमें वो एक तरफा लड़ाई भी आप उसको कह सकते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि गाजा के जो आम लोग हैं उन पर काफी परेशानी आ रही है, लेकिन हमास जो मेन एक्टर है वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसको दुनिया भर में लोग टेरर एक्टर के रूप में देखते हैं। लेकिन जो ये अगर आप ईरान और पाकिस्तान की आमने सामने की लड़ाई का हम जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके इम्पैक्ट तो ग्लोबली होंगे। ये हमने ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया जुड़ रहे हैं इस क्राइसिस के द्वारा। तो ये दोनों ही देश बड़े देश हैं, हमने इनका जिक्र किया, सैन्य शक्ति में भी अच्छे खासे ताकतवर देश हैं, दोनों के पास बहुत एसेट्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स, आपने दोनों का जिक्र किया। ईरान ये नहीं, ईरान चाहेगा कि दुनिया कबूल करे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन टेक्निकली अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर, लेकिन उसके पास लेटेंट कैपेबिलिटी है। तो दोनों ही के पास परमाणु कैपेबिलिटी भी अपनी अपनी तरीके से है और मिसाइल कैपेबिलिटी भी है। तो कहीं पर जो डेंजर है वो यही है कि अगर दोनों ही इतने बड़े देश और मिड रेंज के पावरफुल देश वो एक साथ टकराते हैं और उसमें एस्केलेशन बढ़ता है, तो इसमें बाकी दुनिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्वाभाविक हो जाता है और इसीलिए मुझे लगता है दुनिया की नजर इस समय इस क्राइसिस पर बनी हुई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस खबर पे सबसे ज्यादा नजर है, इसीलिए हमने ये चर्चा किया। हर्ष जी, इस पर मैं और आपसे जानने की कोशिश करूंगी पर आप एक अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।